हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और अभी ये हमारा फिजिक्स का लेक्चर है। इसमें हम पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, फ्रिंज विथ, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, अपने एग्जाम्स में देखे होंगे। ओवरऑल ये वेव ऑप्टिक्स का है पार्ट नंबर 3 एंड हमारा इन टोटल फिजिक्स का लेक्चर नंबर है 33। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द लेक्चर। सेकंड गाइस, so now move toward the lecture. Okay guys, one thing I want to tell you all कि before moving towards the lecture, let me tell you one thing कि on 25th of Feb, हो सकता है आपने कई जगह पे ये चीज़ देखी भी हो। अगर आप लोग ट्विटर पे हैं तो वहाँ तो शायद आपने देखा भी हो, ट्रेंड भी कर रहा था। ऑन 25th 2021 एट 11 AM, ठीक है, आप लोग ट्विटर से ट्वीट कीजिए हैशटैग मोदी रोजगार दो। ठीक है, तो ये है आपका जो हैशटैग चल रहा है इस वक्त। इसको प्लीज आप लोग ट्वीट कीजिए इफ यू गाइस वांट द जॉब्स। और अगर आप लोग चाहते हैं वैकेंसीज निकलती रहें, अगर एक एग्जाम में नहीं हुआ है तो दूसरी वैकेंसी आए एटलीस्ट, क्योंकि हम नहीं रह सकते। सपोज यार देखो, रेलवे वाला एग्जाम फिलहाल चल रहा है, लेकिन उसकी जो आई थी वैकेंसी बहुत पहले आई थी, आप में से कई लोगों ने नहीं भरी होगी। अब एसएससी की आई है और उसमें मुझे ऐसा पता चला है कि सीट्स काफी कम हो गई हैं। तो अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले वक्त में उतनी भी सीट्स नहीं बचेंगी। तो इसीलिए टेक अ वाइज डिसीजन, आपका लाइफ है, आप प्लीज सोच समझ के निर्णय लें जो भी लें। एंड इफ यू गाइज वांट जॉब्स तो प्लीज आस्क फॉर इट। ठीक है, कोई आपको प्लेट में सर्व करके नहीं जाएगा, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। अगर वैकेंसी निकलेगी तब ना, वैकेंसी ही नहीं निकलेगी तो व्हाट विल यू डू। ठीक है, तो इसीलिए डू द ट्वीटिंग। तो मैं इसको रेस करके लेक्चर की तरफ मूव करती हूँ। वैसे मैंने कल के लेक्चर में भी बोला था, लेकिन वो लास्ट में बोला था, तो मुझे लगा पता नहीं किसी ने देखा है कि नहीं देखा है। अब ये 2 मिनट का टाइम आपका हर वीडियो में जाएगा 25th फेब तक। ठीक है, मैं इस चीज़ को बोलूँगी। ओके, नोट द क्वेश्चन। पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस के बारे में पिछले लेक्चर में। ठीक है, इंटरफेरेंस में हमने बहुत सी चीज़ें देखी थी। हमने इसमें 2 तरह के इंटरफेरेंस के बारे में जाना था। एक था कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये कब होता है? जब हमारा जो वेव्स होती हैं वो सेम फेज में होती हैं। दूसरा हमने देखा था डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव हमारा कब होता है? जब हमारी फेज जो वेव है वो अपोजिट फेज में होती है। ठीक है, इसके हिसाब से हमारे, मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके फॉर्मूलाज भी लिखवाए थे। इसके हिसाब से हमारे बहुत से फॉर्मूलाज बने थे, लाइक पाथ डिफरेंस का, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, उसके बाद आपका इंटेंसिटी निकालना, एम्पलीट्यूड निकालना, ये बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी थी। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में कवर कर ली है। अभी आज का लेक्चर वैसे तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर है, लेकिन उससे पहले एक दो चार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पिछले लेक्चर से कंटिन्यू हैं इस लेक्चर में। मैं उनको पहले कवर करवा देती हूँ, उसके बाद हम अपना यंग डबल स्लिट पे चलेंगे। ठीक है, तो गाइज आपको इंटेंसिटी के बारे में मैंने कल पढ़ाया था काफ़ी कुछ, इंटेंसिटी एंड इंटरफेरेंसेस के बारे में। अब कई बार आप लोगों से पूछा जाता है एवरेज इंटेंसिटी के बारे में। एवरेज इंटेंसिटी कितनी है आपकी कोई भी वेव की? ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आई एवरेज का सिर्फ 2-4 फॉर्मूलाज हैं, इनको आप लिख लीजिए, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए। आई मैक्स प्लस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये है आपका एवरेज इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला। इसमें बाकी आप वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं। तो जब आप इसमें अपनी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे आई मैक्स और आई मिनिमम की, तो लास्ट में आपका जो आंसर बचेगा वो आएगा आपका I1 प्लस I2, आई एवरेज। ठीक है, कैसे आएगा? रुको यार, देखो सिंपल सा है, बस यार आप वैल्यू पुट करोगे ना तो हो जाएगा। वैसे फिर भी मैं कर देती हूँ। अंडर रूट आई मैक्स क्या था? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर था, प्लस आई मिनिमम क्या था? I1 माइनस I2 अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहाँ पर क्या लग जाएगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है आपको। तो अंडर रूट I1 का स्क्वायर कितना आएगा? I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर कितना आएगा? I2 प्लस 2ab होता है तो हमारा 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। ठीक है, प्लस यहाँ पर I1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? I1 प्लस I2 का, ये I2 का अंडर रूट का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? I2। और सिंस यहाँ माइनस का साइन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर चला था यहाँ पर, तो आ जाएगा -2I1 I2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। यहाँ पर जो सिमिलर टर्म्स है आप उनको कट डाउन कर दीजिए, ये वाला एंड ये वाला, ये आपस में कट डाउन हो जाएगा। बाकी जो बचे टर्म्स इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2।
क्या देखना चाहें तो ऐसा आ जाएगा 2i1 प्लस 2i2, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2i1 प्लस i2 और डिवाइड में हमारा 2 था तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, लास्ट में रह जाएगा i1 प्लस i2। तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, आई एवरेज के। ठीक है, तो आई एवरेज का फॉर्मूला सिंपल सा ये हो गया। अब अगर सेम फॉर्मूले को आपको एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिखना हो तो मैंने क्या बताया कि आपकी जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो सिमिलरली i1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, a1 का स्क्वायर प्लस i2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, a2 का स्क्वायर। तो ये आपका एम्पलीट्यूड की फॉर्म में आ गया आपका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला एंड एक ये फॉर्मूला। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है एवरेज इंटेंसिटी के रिगार्ड्स में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और उसके बेस्ड पे कई बार क्वेश्चन आता है, वो भी देख लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कई बार आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया होता है और आपको इंटेंसिटी का रेशियो पूछा जाता है, तो इसके बीच में ना एक रिलेशन होता है, वो मैं आपको पूरा लिखवा देती हूँ। रिलेशन है ये बिटवीन इंटेंसिटीज एंड एम्पलीट्यूड ही है बेसिकली, बट आप देख लीजिए आपका आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम किसके इक्वल होगा। फॉर्मूला लिख सकते हैं हम इसका, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, आई मैक्सिमम की जगह, आई मिनिमम की जगह। आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या था, i1 माइनस i2 था। ये फॉर्मूला सिंपल सा लिख सकते हैं। इसको हम इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, i1 प्लस 1 सेकेंड अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 डिवाइड बाय अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं इसको। अब अगर इसको मुझे एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या करती हूँ, हमें पता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो अंडर रूट आई हमारा क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। अच्छा गाइस, हो सकता है आपको कुछ बैक नॉइज आ रहा हो, रीज़न इज़ दैट कि मैं आज रात में रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। रात में जब रिकॉर्डिंग नहीं होती है तो बैक नॉइज आता है, और रिकॉर्ड रात में ना करने का रीज़न ये है कि आई वांट कि आपका मैं जितना ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करवा सकूँ वो मैं करवा दूँ। तो अंडर रूट i1 को आप a1 लिख सकते हैं, अंडर रूट i2 को a2 लिख सकते हैं। इसी तरह सेम यहाँ पे भी लिख देंगे, एंड इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब अगर आपको याद हो इसको अगर आप अगेन थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे तो आप इसको a1 a2 का होल स्क्वायर अपॉन में a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब अगर आपको याद हो तो मैंने लिख पाया था आपको a1 प्लस a2 का जो होल a1 प्लस a2 जो होता है a1 प्लस a2 जो होता है का होल स्क्वायर, ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, a मैक्स। ठीक है, लिख पाया था। तो इसी तरह इसको हम नॉट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी, a1 प्लस a2 आपका क्या होता है, a मैक्स। सिमिलरली आपका a1 माइनस a2 क्या होता है, a मिनिमम, ये होता है। तो हम a1 प्लस a2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a मैक्स अपॉन में a1 माइनस a2 की जगह क्या लिख सकते हैं, a मिनिमम और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको आई मैक्स और आई मिनिमम के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो कुछ नहीं है, सेम वही है। आई क्या होता है हमारा, अगर आई 1 है तो आई 1 होता है तो a1 लिखते हैं, अब आई मैक्स है तो a मैक्स लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ a मिनिमम लिख देंगे और साथ में इसका स्क्वायर। बेसिकली ये रिलेशन होता है। बाकी ये सब चीज़ें बताने का रीज़न ये है, आपको क्या होता है क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि इंटेंसिटी इन रेशियो 1:9। ठीक है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज इन द रेशियो 1:9। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स, अलग अलग वेव का आप इंटेंसिटी बताइए। ठीक है, बाकी हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें फिर एक ना स्लिट विथ के साथ भी एक आता है आपका रेशियो जो इसमें बनता है साथ में, वो भी मैं आपको अभी यहीं पे बता देती हूँ साथ में। आपका जो स्लिट विथ का रेशियो होता है, अभी हम यंग डबल स्लिट पे नहीं गए, ये इससे पहले की हमारे जो एक्सपेरिमेंट है इसी में चल रहा है। इसमें जो स्लिट विथ होती है ना, उसका जो रेशियो होता है वो आपका i1 आपका जो होता है स्लिट 1 अपॉन में स्लिट 2 का जो रेशियो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव अपॉन में इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव, ये होता है। ठीक है, तो इससे अगर आप देखेंगे तो W1 बाई W2 हो जाएगा आपका A1 बाई A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक ये रिलेशन आप लोग याद रखिए, पूरा याद नहीं रखना है, मतलब इसको तो आप समझ के कर सकते हैं ना। सिर्फ आपको आई मैक्स बाई आई मिनिमम लिखा है तो आपको ये पता है अगर आई मैक्स और आई मिनिमम का फॉर्मूला, तो आप इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं।
एक ये फॉर्मूला एक्स्ट्रा आप यहाँ पर याद कर लीजिए, स्लिट विथ ऑफ फर्स्ट अपॉन में स्लिट विथ ऑफ सेकंड इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव अपॉन में इंटेंसिटी ऑफ द सेकंड वेव। ठीक है, इस पे बेस्ड मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दूंगी तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये वाली चीज। एक दो क्वेश्चंस दूंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी मैं इसको इरेज करती हूँ। ठीक, ये वाला पॉइंट ना अभी मैं आपको दोबारा बताऊंगी, ये वाला पॉइंट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड के मैं ऐसे छोड़ रही हूँ इसको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। वो सिर्फ यहाँ पर ताकि आप रिलेट कर पाए ना, इसलिए मैंने यहाँ साथ में लिखवा दिया था। चलिए तो पहले उसी पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जो आपकी इंटेंसिटी होती है ना किसी भी वेव की, ठीक है, कोई भी वेव होती है उसकी इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली विथ ऑफ द स्लिट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विथ ऑफ द स्लिट की। ठीक है, आपका जो भी स्लिट है उसकी जो विथ होती है, उसकी जो थिकनेस होती है ना, उसके ऊपर आपके डायरेक्टली डिपेंड करती है जो आपका ये होता है क्या, इंटेंसिटी। ठीक है, और ये जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बेसिस पे बाकी आप फॉर्मूला आप इजीली बना ही लेंगे। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब अगर आपसे I1 बाई I2 सपोज पूछ लिया है तो इसको आप लिख सकते हैं W1 बाई W2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर। ठीक है, बाकी जब हमें पता है हमारा ये आपस में इक्वल है और एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट में आ रहा है तो हम यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं। ओके, अब इसका ना पता है पूरा डेरिवेशन और सब में जा सकते हैं, बट सिंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड नहीं है तो जितना रिक्वायर्ड है हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे। इसको याद कर लीजिए। बाकी डोंट गेट कंफ्यूज विद द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, उसको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी ये है फॉर्मूला। अभी जब हमने नॉर्मल इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी ये सब चीज़ें सीखी हैं तो वहाँ पर ये रिलेशन के बारे में आया है, तो बस अभी वो बता रही हूँ। ठीक है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और है, हालांकि इस पर आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट सिंस हर साल लेवल इंक्रीज हो जाता है तो मे भी पूछ लें, तो बता देती हूँ मैं आपको। फ्रिंज विजिबिलिटी, आज तक इस पर क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है ATC के एग्जाम में, बट फिर भी बाई चांस आ जाता है अगर तो डिनोट आप जिससे चाहे कर लीजिए, F से कर लीजिए चाहे V से कर लीजिए। मैं V से करती हूँ तो मैं V लिख देती हूँ। V इक्वल्स टू, ये आपका कुछ नहीं होता है, इसमें होता है सिर्फ आपका I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम डिवाइडेड बाय I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम। इसमें कन्फ्यूजन होता है ऊपर माइनस था कि ऊपर प्लस था, तो जो बड़ा है वो आप नीचे रखेंगे हमेशा। इनटू फ्रिंज विजिबिलिटी आप परसेंटेज की फॉर्म में निकालते हैं तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये दे देता है आपका फ्रिंज विजिबिलिटी। ओके, इसको मैं एक बार बॉक्स में डाल देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगी, आज तक इसमें से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट थोड़ा आता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आप और कोई एग्जाम देखेंगे जहाँ पे आपका वेव ऑप्टिक्स आता हो, बट अपना ATC में नहीं आया है तो मे बी ATC कभी पूछ ही ले इसको। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ। अगर सपोज आपका I मिनिमम 0 हो जाए, मतलब इसका क्या हो रहा है कि आपकी सिर्फ कंस्ट्रक्टिव वेव बन रही है, डिस्ट्रक्टिव वेव ही ना बने। कंस्ट्रक्टिव वेव मतलब जब आपका I मैक्सिमम आता है, और I मिनिमम कब आता है आपका डिस्ट्रक्टिव वेव में। तो अगर आपका डिस्ट्रक्टिव वेव बन ही नहीं रहा है, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव वेव बन रहा है, तो आपका I मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ये 0 हो जाता है आपकी, तो ये देखिए कितना आ जाएगा आपका I मैक्स अपॉन में I मैक्स इंटू 100, ये कैंसिल, तो लास्ट में रह जाएगा आपका 100%। तो अगर आपका I मिनिमम 0 हो जाता है तो आपकी जो फ्रिंज विजिबिलिटी होती है, फ्रिंज विजिबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है गाइस? कि पता चले डेफिनेशन भी रटे ही जा रहे हो। इस मैक्सिमम हो जाती है फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी मतलब आपकी जो ये जो स्क्रीन होती है ना, इसके ऊपर ये जो आपके बनते हैं फ्रिंज विड्स बनती हैं 1 2 3, आपकी ऐसे ऐसे बन रही है, कोई डार्क है कोई लाइट है, ये आपको किस तरह से विजिबल है। अब ऐसा हो सकता है कि एक फ्रिंज ये बनी एंड दूसरी आपकी ये बनी, आपको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो आप कहाँ पे क्या है, विजिबल ही नहीं है कुछ ढंग से। ठीक है, अब एक ऐसा भी बन सकता है आपका, लाइक एक ये वाली बनी है आपकी वाइट वाली, इसके बाद एक ये बनी है येलो वाली, उसके बाद ये है आपकी ग्रीन वाली, उसके बाद सपोज यहाँ पर एक ब्लू वाली भी है। ठीक है, हालांकि ब्लू वाली मर्ज हो गई है, लेकिन अगर सपोज ये बहुत क्लियर आपको दिख रही है तो आपकी फ्रिंज की जो विजिबिलिटी है बहुत अच्छी तरह से है। सिर्फ समझाने के लिए बताया है आपको, एग्जैक्टली खैर आपका थ्योरी पेपर है भी नहीं कि आप फिगर ड्रॉ कर करोगे। तो दिस इज आपके फ्रिंज विजिबिलिटी। सो डू यू गेट व्हाट इज द फ्रिंज विजिबिलिटी? ओके,
आपका क्या होता है, फ्रिंज विजिबिलिटी मैक्सिमम हो जाता है। और ज़्यादातर ये कब होता है, जब आपकी जो सिलिट विद होता है ना, जो आपकी सिलिट्स होती हैं, अगर आपकी दो स्लिट्स हैं, अगर आप दो वेव्स ले रहे हैं, तो जो स्लिट विथ है ना, अगर वो इक्वल होती है दोनों के केस में ना, इक्वल होती है, तब वहाँ पर क्या होता है कि आपका सिर्फ कंस्ट्रक्टिव वाला बनता है। क्योंकि होता क्या है ना, सपोज आपका यहाँ से एक वेव निकल रहा है एंड यहाँ से एक वेव निकल रहा है, ये इक्वल इक्वल निकलता है ना, तो ये आपका इस तरह से इंटरफेरेंस करता है कि आपका जो लास्ट में फिगर बनता है वो आपका सिर्फ कंस्ट्रक्टिव वाला बनता है, ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। और इस केस में आपकी जो होती है मिनिमम वाली जो इंटेंसिटी होती है वो जीरो हो जाती है एंड फाइनली आपकी फ्रिंज विथ मैक्सिमम हो जाती है। ज़्यादा हो गया तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। बाकी कुछ भी पूछेगा तो आप आंसर कर दोगे। खैर, यहाँ तक हमारा इंटेंसिटी का टॉपिक था। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक दो क्वेश्चन कुछ करवा देती हूँ। एक सेकंड यार, क्या हो गया इसको, एक सेकंड रुकना गाइस। एक दो क्वेश्चंस आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की भी कोशिश करना इन क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन देखना। इफ टू वेव्स, कौन कौन सी आपकी y1 इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा टी। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि मैडम ऐसा तो क्वेश्चन हमने आज तक देखा नहीं है, लेकिन भाई आ कुछ भी सकता है ना। हम वर्स्ट और बेस्ट दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। बेस्ट है कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके चले जाओ, दो तीन तरीके से अलग अलग करके प्रैक्टिस करके। और वर्स्ट ये है कि आप हर तरह के क्वेश्चंस कर लो जो मतलब उस चैप्टर से रिलेटेड हो या कभी किसी भी एग्जाम में आए हो। एंड ट्रस्ट में गाइज, मैं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करवाती हूँ जो कभी कहीं आया ना हो। मैं हमेशा वो क्वेश्चन लेती हूँ जो कहीं पे भी आए हों आपके एग्जाम्स में, या जिस तरह के आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव, ठीक है। ये है आपकी दो वेव्स। कौन कौन सी आपकी दो वेव्स, आपकी दो वेव्स कौन कौन सी, एक है y1 और एक है y2। इसमें आपसे पूछा गया है रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड। और आपको और एक चीज़ मैं और भी पूछती हूँ आपसे, इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी भी बतानी है। मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव, ठीक है। कितनी चीज़ें हो गई, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी, एक चीज़ और मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड। ये तीन चार चीज़ें आपको बतानी है इसमें। तो हम वन बाय वन चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं हमें गिवन डेटा क्या क्या है, ठीक है। गिवन में हमें क्या गिवन है, A1 हमें गिवन है कितना 4 लिख देंगे, A2 हमें कितना गिवन है 3, ठीक है, ये भी लिख देंगे। और साथ में हमें एक फेज डिफरेंस गिवन है, y1 एंड y2 दोनों अलग अलग है और फेज डिफरेंस कितना है इनके बीच में, पाई 3। तो फेज डिफरेंस को हम कैसे डिनोट करते थे, पाई से। कितना है ये, पाई/3। पाई/3 कितने डिग्री होता है बताइए, पाई/3 होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अगर हम इसमें अब आपका वन बाय वन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सबसे जो लास्ट में चीज़ पूछी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड की जब बात करते हैं तो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या निकलता है, A1 प्लस A2, ठीक है। एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारा, A1 माइनस A2। तो चलिए अगर हम इसको करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 4 माइनस 3 दैट इज 1, ओके। अब इसके बाद हमसे पूछा जाता है इंटेंसिटी। तो चलिए अभी इंटेंसिटी पे चलते हैं पहले, या पहले रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव निकालने। चलिए एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव निकालते हैं। मैंने आपको क्या बताया है, रिजल्टिंग वेव जो आता है उसका एम्पलीट्यूड निकालने का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या था, कुछ याद आ रहा है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 cos फाइव, ये बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 4 इंटू 3 एंड कॉस पाई/3, ठीक है। पाई/3 मैंने आपको बताया क्या होता है, 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री की जब हम बात करते हैं तो कितना होता है हमारा, 1/2। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कॉस पाई/3 होता है कितना आपका, 1/2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा,
16 प्लस 9 प्लस यहाँ पे हम वैल्यू 3 4 24 इंटू कॉस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2। ये कट कर देंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा 12। अब इसको अगर आप ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 10 11 11 और 6 कितना आ जाएगा 7। इसका अंडर रूट नहीं आएगा क्या? मैंने कुछ गलती करी, कुछ गलत किया गाइस मैंने क्या? अंडर रूट 36, अच्छा अंडर रूट 36 आ गया ना गाइस, 37 आ गया सॉरी, ठीक है अंडर रूट 37 योर आंसर। बाकी अगर ऑप्शन में आपको अंडर रूट में नहीं गिवन होगा तो ये अप्रॉक्स 6 के करीब आ जाएगा। ओके, इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट में अब हमें निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, हमारा इंटेंसिटी क्या होता है इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी हमारी? मैक्सिमम इंटेंसिटी का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो हमारी कितनी आई है 7, 7 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 49। ये हमारा एक मेथड था, ठीक है। बाकी दूसरा मेथड आप क्या अलग कर सकते हो, सपोज अगर आपने को ये नहीं फाइंड करना होता, ठीक है, तो आप डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते थे आई मैक्स को निकालने के लिए a1 प्लस a2 का स्क्वायर। कुछ नहीं किया, सिर्फ ए मैक्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। और अगर सपोज आपको a1 a2 ना दिया होता, i1 i2 दिया होता, तो आपका सिंपल सा क्या आ जाता i1 प्लस i2, ठीक, अंडर रूट i1 प्लस i2 आता है ना, अंडर रूट i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाता आपका आंसर। ओके, इसमें अगर आपने पुट कर दिया आपका ये आ गया। और अगर आपने वही बात करी आई मिनिमम की, तो आई मिनिमम आपका आई ए मिनिमम का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ तक ये क्लियर। अब इसके बाद हमें लास्ट पॉइंट क्या निकालना है, हमें इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव निकालनी है। एक सेकेंड प्लीज, थोड़ा यहाँ ले लीजिए मैं। अब हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव। इसका फॉर्मूला किसको याद है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो जिसको भी इसका फॉर्मूला याद है। रूट में तो देखो ये है ना, इसको सिर्फ स्क्वायर रूट करके लिखते जाओ। इसका i1 प्लस i2 प्लस वाइस ऑफ अंडर रूट i1 i2 कॉस फाइव, ठीक है। अब सिंपल से इसमें वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका i1 की जगह पुट करो 4 प्लस i2 की जगह 3 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 कॉस पाई बाय 3 की जगह 1/2 पुट कर सकते हो। आगे करते हैं, 4 और 3 7 प्लस 2 अंडर रूट 12 इंटू 1/2। इससे इसको कैंसिल कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 12, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी नजरी। हालांकि अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह के नंबर्स देगा कि कंप्लीटली उसका अंडर रूट आप निकाल सको, इस तरह से देगा क्वेश्चन ना। फिर जैसे इसको तो हम लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 4 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर एक 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। लेकिन इसमें से आप बाहर निकाल सकते हो 2, ठीक है। सो ये आपका आगे इंटेंसिटी। अब मैंने आपको यहाँ पर जो 4-5 फॉर्मूला आपके इंटेंसिटी और इससे रिलेटेड थे, क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड से रिलेटेड थे, वो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए। अब एक क्वेश्चन इसके अलावा हम और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ना? अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना गाइस। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। वो क्वेश्चन क्या है हमारा, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न द slit bit are in ratio 1:9, then find out the ratio of minimum and maximum intensity, ठीक है। ये बताना है आपको। देखिए आपको क्या दिया है कि सिलेट विथ है हमारा क्वेश्चन में गिवन, जो किस रेशियो में 1:9 के रेशियो में है। फाइंड क्या करना है आपको, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैंने आपको क्या बताया है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमारा जो है वो फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है। देखो सबसे पहले हमारा
W1/W2 किस रेशियो में, 1/9। आपको क्या निकालना है, आई मैक्स और साथ में आई मिनिमम का रेशियो। ठीक है, अब आपको पता है आई मैक्स को अगर आप फॉर्मूला से अपने वाले से चलते हैं तो ये आएगा I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें हम W1 W2 की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, W1 की हेल्प से हम निकाल सकते हैं I1 और W2 की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, I2। तो चलिए इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं हमारी, तो हमारा क्या आ जाएगा, W1/W2 इक्वल्स टू कितना है हमारा, I1/I2 एंड W1/W2 हमारा इक्वल्स टू कितना है, 1/9। इससे हमें क्या पता चल गया, I1/I2 भी हमारा 1/9 होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको रिलेट करेंगे तो हम कर सकते हैं कि I1 हमारा इक्वल्स टू 1 होगा और I2 इक्वल्स टू हमारा 9 होगा। तो अगर हम इसमें इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, I1 की जगह 1 प्लस 1, ये माइनस में आएगा क्या आंसर फिर इसका, इसे करते हैं 1/9 √9, ये भी √ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय √1 माइनस √9 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 1 + 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्योंकि ये 3 आ जाएगा ना तो ये भी आएगा आपका 1 माइनस √9 है ना, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आएगा आपका 4 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा आपका 3 - 1 कितना आ जाएगा आपका, -2 का होल स्क्वायर। हाँ, अब ये स्क्वायर है ना तो स्क्वायर की वजह से ये हट जाएगा यहाँ पर। तो 4 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड 2 का स्क्वायर आ गया 4। तो आपका ये जो हमारा रेशियो निकल कर आया, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना गाइस, ये थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है, एक सेकेंड। ये हमारा जो रेशियो निकल कर आया है, ये निकल कर आया है हमारा आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम का। कितना आया है, 16:4। इसको आप थोड़ा कट करके भी लिख सकते हैं 4:1। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। मतलब आपका मिनिमम इंटेंसिटी ऊपर रहना चाहिए और मैक्सिमम इंटेंसिटी नीचे रहना चाहिए। ये उल्टा इसीलिए दिया गया है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है, वो जनरली हमें इस तरह से लिखने की आदत होती है तो हम इसी तरह से सॉल्व करके आ जाते हैं और हम हमेशा 4:1 लगा कर आते हैं, जबकि ऑप्शन कुछ और ही होता है। क्या होता है, देखिए आई मिनिमम अपॉन में आई मैक्सिमम, तो हम क्या करेंगे इसका रिवर्स, तो मतलब 1:4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1:4। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ द राइटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1:4 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद मैं एक होमवर्क क्वेश्चन आपको और दे देती हूँ। ठीक है, इसको आप होमवर्क में ट्राई करिएगा एंड अगर मैं सॉल्व कराना भूल जाऊँगा इस तो प्लीज़ लेट मी रिमेंबर द थिंग। 2 कोहेरेंट सोर्सेज। अच्छा, मैंने आपको कोहेरेंट सोर्स पढ़ाया है। देखिए कोहेरेंट सोर्स वो होता है जो हमारा सेम टाइप्स का रहता है। अभी पढ़ा दूंगी इसको अगर नहीं पढ़ाया होगा तो। whose intensity ratio is 81:1 produced interference fringes, calculate the ratio of intensity of maxima and minima in fringe system। इस तरह क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। हिंट मैं कुछ नहीं दूंगी, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद ट्राई कीजिएगा, बहुत इजीली कर लेंगे आप। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करके आगे मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक क्या था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पहले तो इसको समझने के लिए ना, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मैं आपको इसका एक सेटअप बताती हूँ ताकि आप इजीली थोड़ा रिलेट कर पाएँ। ठीक है, कि एक्चुअल में है क्या चीज़ है। देखो क्या हुआ था, ये हमारे हाईगन भाई साहब थे, हाईजन है पता नहीं कौन से भाई साहब, जो भी भाई साहब हैं, इन भाई साहब ने एक रिसर्च किया जिसमें इन्होंने फ्रिंज विथ
मतलब इन्होंने इस तरह से सेटअप किया जिसमें लास्ट में जो हमारी वेव्स थी वो आपस में इंटरफेरेंस करी और इन्होंने एक पर्टिकुलर फ्रिंज के टाइप में उन्होंने एक पैटर्न बनाया जिसके बेसिस पे आगे की रिसर्च हो गई। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका एक बार सेटअप समझा देती हूँ ताकि आप फिर इजीली इसमें से कर पाएँ। और बाकी अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है ना तो डोंट वरी, वो आपको लिख कर देगा यंग डबल स्लिट, या फिर नहीं भी लिख के देगा ना, वो क्वेश्चन देखकर आप समझ जाएंगे इसमें वही क्या पूछा जा रहा है ना। यंग डबल मतलब वो फ्रिंज विद वगैरह, उसका डिस्टेंस वगैरह पूछा जाता है, वो आप समझ जाएंगे। देखिए क्या होता है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक हमारा एक सोडियम लैंप ली, ये थी एक सोडियम लैंप इनकी, रिमेंबर सोडियम लैंप पे किया था इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस सोडियम लैंप के आगे इन्होंने रख दिया एक ये ठीक है, ये एक एक ऑब्स्टेकल था और यहाँ पर ये एस नाम का एक स्लिट था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ने के बाद इन्होंने फिर क्या करी, इन्होंने एक और रखा, क्या होता है इसको बनाने में, नहीं बन रहा, सीधी लाइन नहीं खींचती मुझसे एक तो ना। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक और ये आगे एक ऑब्स्टेकल रखा और इसमें भी स्लिट बनाई, कौन कौन सी, S1 और S2, और लास्ट में यहाँ पर लाके इन्होंने एक रखी स्क्रीन। ठीक है, ये है आपकी स्क्रीन। ये आपकी स्क्रीन रखी इन्होंने जिसका सेंटर पॉइंट था ये यहाँ पर O, सेंटर आप इसी से लगा लीजिए, ये सेंटर यहाँ पर O आ गया। अब क्या हुआ, ये जो सोडियम लैंप थी इससे ये वेव निकल कर आई यहाँ पर, तो ये इस शेप में निकल कर आएगी, ऐसे ऐसे नहीं जाएगी, वो बात वही है, देखो यहाँ से निकल कर आएगी, ऐसे फैलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, आपको ये चीज़ विजिबल नहीं होती है ना गाइस, एक सेकेंड रुको। एक्चुअली कई बार क्या होता है ना, मैं ये चीज़ भूल जाती हूँ, मैं अगर माउस से स्क्रीन पर टच ना करूँ और ऊपर से सिर्फ आपको शो करती हूँ ना, लाइक कर्सर की हेल्प से, तो वो आपको शो नहीं होता है। और ये चीज़ मुझे पहले पता नहीं थी, तो कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती है कि मैं सिर्फ कर्सर की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ और वो होता नहीं है। सपोज ये जो स्लेट है यहाँ से वेव निकल कर आई, तो ये ऐसे ऐसे फैलेगी, ये ऐसे ऐसे इस तरह से, ये ऐसे ऐसे फैलेगी। तो बेसिकली आपका किस तरह का पैटर्न बना रही है, देखो ये इस तरह से फैल रही है ना पूरे में, तो ये बेसिकली आपको इस तरह से पैटर्न बनाएगी ना। अगर आप इसका पैटर्न नोटिस करोगे तो ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, ये इस तरह से जा रही है ना, ये समझ लो यार नीचे तक है। ठीक है, इस तरह से ये आगे तक जा रही है एंड आपका यहाँ पर भी आएगी, सिमिलरली यहाँ पर भी जाएगी। तो कुछ वेव जो होगी वो यहाँ से निकल कर अब आगे बढ़ेगी। अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ, हालांकि सोडियम लैंप का कलर चेंज नहीं हुआ है, लाइट का, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ से भी कुछ लाइट निकलेगी तो वो आपका फिर यहाँ आगे इस तरह का पैटर्न बनाएगी। ठीक है, ये बना रही है पैटर्न। सिमिलरली आपका कुछ वेव यहाँ से भी निकल कर आएगी इस वाले स्लिट से, तो वो भी कुछ ऐसा पैटर्न बनाएगी। अगर आप ध्यान से देखें, सॉरी यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ तक सिर्फ रखो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, दूसरे पेन दिखाती हूँ, ये इस एरिया में सुपर इम्पोज कर रही हैं और ये पूरा ये आगे तक चलेगा, सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकेगा। इट वॉज लाइक के वो ये हो रहा है, फिर उसके बाद ये आगे आएगा यहाँ पे, यहाँ पूरा स्क्रीन तक ये चला जाएगा। सिमिलरली पिंक वाले का भी आपका इधर से जो मतलब S2 से जो निकली है वो भी आपकी आगे तक जाएगी और पूरी स्क्रीन तक आ जाएगी। और इस वजह से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे वो फिर इस दोनों की हेल्प से यहाँ स्क्रीन पर ये कुछ पैटर्न्स बनाती हैं, ये आपके पैटर्न्स बन रहे हैं। अच्छा, ये पिंक से बना दिया, ऐसा नहीं है ग्रीन के नहीं होंगे, ग्रीन के भी होंगे। एक्चुअली बेसिकली ये होगा सब येलो कलर का, क्योंकि सब है सोडियम लाइट है, सिर्फ आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने अलग कलर यूज़ कर लिए थे। ये जो चीज़ मैं ऐसे कलर्स दिखा रही हूँ ना, कलर, उसको आप मानिए ये है आपका डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज मतलब जहाँ लाइट नहीं पहुँची, और ये आपका जहाँ मैं कलर नहीं दिखा रही हूँ उसको आप मान के चलिए लाइट फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज भी इसको कहते हैं।
जहाँ पर आपका जो है कलर, वो जहाँ पर जो आपकी लाइट है वो पहुँच गई। होता क्या है, जब ये आपस में एक दूसरे से, ये एक लाइट ऐसे गई और दूसरी वेव ऐसी आई, ये इस तरह से जब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती है, तो कुछ एरिया ऐसा होता है कि जहाँ पर आपकी लाइट नहीं पहुँच पाती है। तो जहाँ लाइट नहीं पहुँच पाती है वो तो आपका रह जाता है डार्क एरिया, और जहाँ लाइट पहुँच जाती है वो हो जाता है आपका ब्राइट एरिया। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ 2-4 पॉइंट हैं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आपको सेटअप तो समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें अब आगे का जो होता है, बाकी की डेरिवेशन और फॉर्मूला जो निकलते हैं वो भी मैं भी समझाऊंगी। उससे पहले ये कुछ 2-3 पॉइंट्स आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो ये जो आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें आपका डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होता है, उसके बेसिस पर ही ये पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप है। देखो, मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले, हाइगन्स जो था, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उन्होंने वेव फ्रंट की खोज की थी। तो ये देखो, ये जो ये पैटर्न बन रहा है ना, फिर मैं कर्सर से समझा रही थी, ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये पैटर्न शायद अब आपको कर्सर नजर आ रहा होगा। ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये पैटर्न बन रहा है, और ये जो पैटर्न बन रहे हैं, ये पैटर्न आपकी बेसिकली क्या है, वेव फ्रंट है। अब क्या होता है, जब आपकी लाइट यहाँ से निकलकर यहाँ आगे बढ़ी और ये आगे डिवाइड हुई, या फिर यहाँ पर डिवाइड हुए, तो बेसिकली आपका ये पूरा जो पुराना वेव फ्रंट था, ये वाला जो वेव फ्रंट था, ये आगे जाके फिर और 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसके आगे अगर हम और ऑब्स्टेकल्स लगा दें तो वो और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली यंग डबल स्लिट में एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, आपका डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट। अच्छा, अब अगर इसमें से सपोज मैं एक स्लिट बंद कर देती हूँ, सपोज मैं यहाँ पर ये वाली स्लिट बंद कर देती हूँ, वाइट कलर से इसको कवर कर देती हूँ पूरा। सॉरी, ये वाइट कलर है आपका, इसको मैं बंद करके सिंपल सा ये इस तरह से कर देती हूँ, और आपका सिर्फ ये एक स्लिट ओपन है, ये वाला। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आपके इंटरफ्रेंस हुआ है, इंटरफ्रेंस के जो पैटर्न बने हैं वो आपके डिसअपियर हो जाएंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आप एक फ्रिंज विथ को बंद, एक स्लिट को बंद कर देते हो, तो आपका इंटरफ्रेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इंटरफ्रेंस के जो पैटर्न्स हैं डिसअपियर हो जाएंगे। कब, व्हेन वन स्लिट इज क्लोज्ड। ठीक है गाइज, अगर आपके पास पेन नहीं है ना, दो दो अलग अलग कलर के, तो डोंट वरी, एक को आप नॉर्मल इस तरह से दिखा लो, ठीक है, और स्लिट 2 का आप ऐसे डॉट 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 से दिखा लो। ठीक है, क्योंकि खुद लिखोगे ना तो वो आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ ज़्यादा लोगों को समझाना होता है, इसीलिए अलग कलर्स यूज़ करने पड़ते हैं। अच्छा, अब एक दूसरी चीज़, यहाँ पर तो हमने सोडियम लैंप यूज़ की थी। अब आपके लोगों में, कई लोगों के दिमाग में शायद आया होगा कि अगर हम सोडियम लैंप की जगह वाइट लाइट यूज़ कर लें, वाइट लाइट जो आपके घरों में यूज़ होती है, जो हम ज़्यादातर देखते हैं, वाइट लाइट, अगर हम उस लाइट का यूज़ करते हैं तो हमारा क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वाइट लाइट के यूज़ करने से क्या क्या चेंजेस इसमें और आ जाएंगे। अगर आप एक तो वाइट लाइट यूज़ करते हो तो जो आपकी सेंट्रल फ्रिंज बनेगी, सेंट्रल फ्रिंज क्या होती है, पहले तो यहाँ पर लिखती हूँ। देखिए, सेंट्रल फ्रिंज क्या होती है, जो आपकी बिल्कुल सेंटर में फ्रिंज विद बन रही होती है, ये वाली, यहाँ पे ये वाली, ये जो सेंटर वाली फ्रिंज होती है ना, ये हमेशा हमेशा आपकी ब्राइट होती है। जब आपकी दो वेव्स का इंटरफ्रेंस दिखाया जाता है, दो वेव्स के इंटरफ्रेंस के केस में आपकी सेंट्रल फ्रिंज होती है वो हमेशा ब्राइट होती है। कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो आपका सेंट्रल फ्रिंज है वो किस कलर का है, मतलब वो कैसा है, डार्क है, एक लंबा सा क्वेश्चन देगा और लास्ट में सिर्फ आपसे पूछेगा सेंट्रल फ्रिंज का कलर बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे लंबा सा क्वेश्चन देके। हालांकि उसमें सिर्फ सीधा रटा हुआ आंसर होता है, वो हमेशा ब्राइट होती है। ठीक है, अब अगर ये आपकी सेंट्रल फ्रिंज जो है, ये आपकी वाइट लाइट अगर यूज़ होता है तो आपकी सेंट्रल फ्रिंज पे क्या फ़र्क पड़ता है। सेंट्रल फ्रिंज पे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, होगी ये ब्राइट, मगर ये वाइट कलर की हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसी होगी, आपकी वाइट कलर की होगी। और दूसरी बात, जब आपका जो वाइट लाइट होती है ना, इसको जब आप करते हैं तो इससे जो फ्रिंज हमारी ऑब्टेंड होती है ना, लाइक अभी हमें कैसी मिल रही है, अभी हमें एक डार्क मिल रही है, एक लाइट मिल रही है, एक डार्क मिल रही है, एक लाइट मिल रही है, डार्क है फिर लाइट है, फिर डार्क है फिर लाइट है, इस तरह से मिल रही है। लेकिन अगर आप वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो जो आपकी फ्रिंजेस होती हैं वो कलर्ड होती हैं। कलर्ड क्यों होती हैं, क्योंकि आपके विबग्योर की वजह से। आपके इस एक्सपेरिमेंट में ना, आपके इस एक्सपेरिमेंट में हर लाइट अलग अलग डिवाइड हो जाती है और लास्ट में आपको कलरफुल फ्रिंजेस मिलती हैं, विबग्योर। ठीक है, आपकी सेंटर वाली तो हमने पढ़ लिया, वाइट होती है, बाकी की सारी आपकी अलग अलग डिवाइड होती हैं। और ये जो फ्रिंजेस होती हैं ना, जो फ्रिंजेस होती हैं, ये कलर्ड की जो वेवलेंथ वगैरह होती है उसके बेसिस पर आपकी जो फ्रिंजेस होती है कलर की वेवलेंथ एंड जो आपका साइज ऑफ पार्टिकल होता है ना, जो लाइट है उसका जो साइज है उसके हिसाब से भी ये आपकी जो है कलर अरेंज होते हैं। इसमें मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जो सबसे नियरेस्ट होगी,
नियरेस्ट टू सेंट्रल, या फिर हम बोल सकते हैं वाइट फ्रिंज, वो किस कलर की होगी? वो होगी आपकी रेड कलर की, जो नियरेस्ट होगी। ठीक है। सिमिलरली जो आपकी फारदेस्ट होगी एंड फारदेस्ट फ्रॉम, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, छोटा क्यों हो गया? ये तो रेड तो अपनी अलग ही दुनिया में मस्त बेचारा। आपकी जो नियरेस्ट होगी वो कैसी होगी? रेड होगी। और जो आपकी फारदेस्ट होगी फ्रॉम द सेंट्रल या फिर वाइट फ्रिंज, वो कैसी होगी आपकी? वो होगी आपकी ब्लू कलर की। सेम आपका जो डिसअपियरेंस वाला जो फॉर्मूला होता है ना, जो डिसअपियरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, डिसअपियरेंस नहीं सॉरी, कौन सा होता है यार वो, जिसकी वजह से हमें कलर इसका, डिस्पर्जन वाला जो होता है ना, उसके वाला सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। ठीक है। रेड कलर एंड ये होता है। और लास्ट वाली आपकी ब्लू होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और इसमें क्या होती है, हालांकि वो तो सभी जगह होगी, लेकिन इसमें आप देख लीजिए कि आफ्टर फ्यू फ्रिंजेस, लाइक कुछ फ्रिंजेस तक बनेगा आपका, लाइक जैसे आपका रेड ब्लू, रेड ग्रीन वायलेट येलो इंडिगो ब्लू लास्ट में आ गया, फिर आपका ये रिपीट हो जाएगा, फिर आपका रिपीट हो जाएगा। लेकिन आफ्टर फ्यू फ्रिंजेस, कुछ फ्रिंजेस इस तरह की बनने के बाद आपका जो फ्रिंज पैटर्न है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है। फ्रिंज पैटर्न जो है आपका वो आपका डिसअपियर हो जाएगा। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आर रिलेटेड टू यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का थ्योरी से। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं अपना लाइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज की तरफ, और अपना उसके बेसिस पे कुछ और फॉर्मूलाज होते हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए अच्छे से इसको, एक बार मैं दिखाती हूँ दोबारा से। ओफो क्या हो रहा है भाई तुझको? ये है योर आज का जो हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की थ्योरी। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देती हूँ। अच्छा मैं आगे नहीं बढ़ती, मैं इसको हाइट कर देती हूँ, इसी में आगे बढ़ूँ क्या? आगे बढ़ाती हूँ। देखिए अब आपकी ये जो फ्रिंज विद बनती है ना गाइस, जो आपकी फ्रिंजेस बनती हैं, ये आपकी दो तरह की होती हैं। यह तो हमने देख लिया कौन कौन सी, एक बनती है हमारी डार्क और दूसरी हमारी कौन सी बनती है? ब्राइट। ठीक है। अब सवाल आता है हमारी ब्राइट कब बनेगी और हमारी डार्क कब बनेगी? तो वो भी मैंने आपको बता दिया, जब हमारी स्क्रीन पे लाइट पहुंचेगी तो हमारी ब्राइट बनेगी, और जब हमारी स्क्रीन पे लाइट नहीं पहुंचेगी तो हमारी डार्क बनेगी। ठीक है। अब स्क्रीन पे लाइट कब पहुंचेगी और स्क्रीन पे लाइट कब नहीं पहुंचेगी, तो इसमें मैंने आपको बताया कि हमारा जो इंटरफेरेंस होता है उसके पैटर्न के हिसाब से ये डिपेंड करता है। फिर भी अगर हम और ज़्यादा इसमें जाना चाहें तो देखिए क्या होता है कि अभी हमारे यहाँ से जब सोडियम लैंप से निकली थी तो एक लाइट थी, फिर स्लिट से बटने के बाद ये दो अलग अलग पार्ट्स में बट गई। अब ये दो अलग अलग वेव्स हो गई जो आपकी सेम फ्रीक्वेंसी की हैं और इनका सेम फेज डिफरेंस, मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस है इनका और सेम फ्रीक्वेंसी है। अब अगर इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट बोला मैंने, ठीक है, कांस्टेंट है, बाकी सेम है या अपोजिट है, वो आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिसाइड करता है। लाइक अगर आपका π/3 है फेज डिफरेंस तो हर जगह π/3 ही रहेगा। बाकी कभी ये सेम फेज में हो सकता है, लाइक ये वाली ऊपर बढ़ रही है तो ये वाली भी इधर, ये वाली वेव अगर ऊपर जा रही है तो ये वाली वेव भी इधर से इसी तरह से उसी की तरह बिहेव कर सकती है या अपोजिट बिहेव कर सकती हैं, लेकिन रहेंगी वो π/3 के रेशियो में। इस तरह के केस में फिर क्या होता है आपका, ये अब दो अलग अलग वेव्स की तरह बिहेव करने लगती हैं। अब जब अलग अलग वेव्स की तरह बिहेव करती हैं तो जब ये दोनों आपकी सेम फेज में आ जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ बनता है आपका कंस्ट्रक्टिव, इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो वेव्स का इंटरफेरेंस सेम फेज में हो जाती हैं, जब दोनों वेव्स, तो होता है आपका कौन सा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली अगर आपकी दोनों वेव्स जो हैं वो आपकी अपोजिट फेज में हो जाती हैं, ठीक है, तो वो होता है कौन सा? आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई आपकी समझ में। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है वो तो आपको पता है, लाइक दो वेव्स जब सेम फेज में रहती हैं, ये बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब डिस्ट्रक्टिव भी बता चुकी हूँ, जब आपका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है आपका दोनों
और ये कब होता है, जब दोनों अपोजिट फेज में होती हैं। बाकी मैंने आपको एक फिगर बनाकर, ये इस तरह का वेव्स बनाकर पूरा सिखाया था, इसमें भी सिखाया बताया था पूरा, अच्छे से वो आपको याद होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के लिए आगे लेके चलती हूँ दोनों के बीच में, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। देखिए, ब्राइट फ्रिंज आपके कब बनते हैं? ब्राइट फ्रिंज बनते हैं आपके कंस्ट्रक्टिव के केस में। आपको वैसे भी नाम से समझ में आ रहा होगा ना, कंस्ट्रक्ट, वो चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है। कंस्ट्रक्ट हो रही है तो मतलब आपके दोनों वेव सेम सेम फेज में है। जब दोनों सेम फेज में है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लाइट देंगे, वहाँ पर लाइट देंगे तो आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। दूसरी आपकी कौन सी हो गई? डार्क फ्रिंज। ठीक है, डार्क फ्रिंज आपकी कब बनती है? जब आपका डिस्ट्रक्टिव होता है। क्यों? देखिए, जब आपका डिस्ट्रक्टिव होता है तो इस फेज में क्या होंगी, आपकी अपोजिट फेज में होती हैं। अपोजिट फेज में होने से क्या होती हैं दोनों वेव्स, अगर अपोजिट फेज में है आपका तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। कैंसिल आउट कर देती हैं तो फाइनली आपकी कोई लाइट भी नहीं होती है वहाँ पर, निकलती है। जब कोई लाइट ही नहीं निकलेगी तो आपकी डार्क फ्रिंज हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? ब्राइट कब होगी, डार्क कब होगी? जब आपकी लाइट होती है तो वहाँ ब्राइट होती है, और वो कौन सा केस होता है आपका? कंस्ट्रक्टिव केस होता है। और डार्क फ्रिंज आपकी कब होती है? जब आपका डिस्ट्रक्टिव केस होता है। ठीक है, अब हम वन बाय वन पिक करते हैं और उसको मैं समझाती हूँ। ठीक है, देखिए, फिगर मैं आपको बना देती हूँ। रीज़न उसका ये है बनाने का, इतना छोटा क्यों जाता है, देखिए थोड़ा बड़ा कर देती हूँ उसको, अदरवाइज तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी समझना। देखिए, फिगर मैं आपको बना देती हूँ। हालांकि डेरिवेशन पार्ट में हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिगर इसलिए बनाना ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कि मैं जो नोटेशंस यूज़ कर रही हूँ वो कहाँ किस चीज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ। और लाइन सीधी नहीं खींचेंगी तो उसके लिए सॉरी गाइस। देखिए, सबसे पहले ये हमारी एक स्क्रीन थी जिसपे हमने फ्रिंज विथ का पैटर्न ऑब्जर्व किया था। ठीक है, यहाँ पर हमारे दो स्लिट्स हो गए, S1 और S2। यार ज़्यादा ले लिया ना मैंने, इतना नहीं लेना चाहिए वरना फिगर बनाने में दिक्कत होगी। ये S1 S2 दो हमारे हो गए, बीच में गैप, यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट, इसके बीच में हम यहाँ O ले लेते हैं, जो आपका फाइनली यहाँ पर भी सेंटर पॉइंट बनेगा आपका एक तरह से। इसको C से डिनोट कर देते हैं। ये हो गया आपका S1 और ये हो गया आपका S2। यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो ये आपका स्ट्रेट 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 जाता है, इसको हम A मान लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका B आ जाएगा। अब एक पॉइंट हम इस स्क्रीन पर ले लेते हैं जहाँ पर हमारी फ्रिंज विड्थ हमें निकालनी है। देखो, सेंटर वाली तो यहाँ पर निकलेगी, उसका तो आपको सेंटर से कुछ है ही नहीं। आपका बेसिकली निकालने के लिए आता है कोई भी ABCD पे आपकी कोई भी फ्रिंज विड्थ बन रही है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज विड्थ। तो चलिए हम यहाँ पर एक फ्रिंज विड्थ मान लेते हैं एट पॉइंट P। ये हमारा पॉइंट P है, यहाँ पर हमने एक मान लिया, यहाँ पे एक फ्रिंज बन रही है आपकी। ठीक है, ये आपकी S1 से अगर हम देखेंगे तो ये हो गई आपकी कहाँ जा रहा है भाई, ये हो जाएगी आपकी S1 से। ठीक है, और S2 से भी आपका ये ऐसे। ठीक है, ये हो गई आपकी S2 से। इसको मैं थोड़ा मोटा कर देती हूँ क्योंकि इसका ना बीच वाले फिर जब हम बनाएंगे ना तो ये हाइड हो जाएगी वरना। ये S1 से और ये हो गई आपकी S2 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके कुछ चीज़ें और हैं, उनको भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। लाइक ये है आपका डिस्टेंस D बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स। ठीक है, ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंज, मतलब आपकी जो nth ब्राइट फ्रिंज बनेगी, मतलब जो भी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट है कि डार्क, वो उसकी अभी हम बात करेंगे आगे। ये हो गया इसके बीच का डिस्टेंस, और हमारा ये जो दो स्लिट्स हैं, इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिफरेंस हो गया D। बाकी इस पूरे केस में जो हमारी वेवलेंथ यूज़ हुई होएगी वो तो होगी लैम्डा। हमें पता है वेवलेंथ, हम लैम्डा की ही बात करते हैं। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो S1 से पॉइंट P पे पहुंचने की दूरी ये हो गई, और सिमिलरली S2 से P की पहुंचने की दूरी ये हो गई। अगर S1 और S2 के बीच का जो डिफरेंस होगा, स्लिट के बीच का डिफरेंस नहीं, S1 से P पे पहुंचने में जो दूरी है और S2 से P पे पहुंचने में दूरी है, बराबर नहीं है, अलग अलग है। कितनी अलग है? अगर मैं इस पे से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देती हूँ, ये तो इतना डिस्टेंस जो है वो एक्स्ट्रा है। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है, अगर हम करेंगे S2 माइनस S1, तो दो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता था एक पॉइंट सोर्स से निकलने के बाद, वो हमारा क्या होता था, पाथ डिफरेंस। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था, इससे पहले वाले लेक्चर में।
पाथ डिफरेंस, इस पॉइंट को एल से डिनोट कर देती हूँ ताकि इजीली हमको याद रहे कि S2 से लेके एल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते थे, फाई से, मतलब जो भी आप इसको साइज जो भी बोलते हैं उससे को हम यहाँ डिनोट कर देती हूँ मैं, ये इसको। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब ये हमारा पॉइंट O है, इस पॉइंट से भी P पे एक सेंटर है सिंस, तो यहाँ से भी हम एक डाल देते हैं पॉइंट ये। ठीक है, अब ये जो एंगल है, जिस एंगल से ये O गया है, इस पे O से ये जो गई है यहाँ पर एक रे, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल होगा हमारा थीटा। ठीक है, ये एंगल अपना कितना आ जाएगा, थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो ये जो एंगल निकल कर आएगा यहाँ पर, ये भी आएगा हमारा कितना, थीटा। यहाँ दिखा देते, ये भी कितना आएगा हमारा, थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फिगर बनता है आपका इंटरफेरेंस के पैटर्न्स को निकालने के लिए, फॉर्मूला सारे फ्रिंज के निकालने के लिए। ये आपका एक बेसिक सा फिगर है, इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट होता है। फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं ब्राइट फ्रिंज की। ब्राइट फ्रिंज, सबसे पहली चीज़, ब्राइट फ्रिंज हमारी कब बनती है, बताइए जल्दी से, फास्ट कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। कब बनती है हमारी, कंस्ट्रक्टिव के केस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। अब अगर आपको याद हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमारा जो पाथ डिफरेंस होता है, ये जो हमने अभी पाथ डिफरेंस निकाला था ना, पाथ डिफरेंस, ये क्या होता है हमारा, E1 मल्टीपल ऑफ पाई। तो बेसिकली ये क्या होता है हमारा, चल रहा है 2n पाई, ये होता है। ये आपका ब्राइट फ्रिंज में भी सेम रहेगा, एज इट इज, कुछ चेंज नहीं, सेम टू सेम वही रहेगा, बस पार्ट डिफरेंस ना, सॉरी फेस डिफरेंस होता है ना, हाँ फेस डिफरेंस होता है E1 मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये हमारा फेस डिफरेंस आता है। लेट मी चेक, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ इस चीज़ में थोड़ा, पार्ट डिफरेंस एंड फेस डिफरेंस में। एक सेकेंड गाइस, लेट मी चेक इट। डोंट वरी, आपको मैंने गलत नहीं पढ़ाया, आपको सही पढ़ाया है, मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ अभी। ओके ओके, हाँ ये हमारा फेस डिफरेंस ही होता है। इसको पार्ट डिफरेंस तो हमारा λ/2 का होता है ना, E1 मल्टीपल। सबसे पहले हम इसमें फेस डिफरेंस की बात कर लेते हैं। ओके, फेस डिफरेंस जो होता है हमारा 5, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, E1 मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिनोट करते थे, 2n पाई। तो बेसिकली जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला था वही हमारा ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला आ गया फॉर द फेस डिफरेंस। अब अगर हम बात करते हैं पाथ डिफरेंस की ब्राइट फ्रिंज में, अगर कोई हमसे पाथ डिफरेंस पूछता है ब्राइट फ्रिंज का, तो वो क्या होगा हमारा, मैंने आपको क्या बताया, E1 मल्टीपल ऑफ λ/2। तो E1 मल्टीपल ऑफ λ/2 आपका क्या हो जाता है, 2n λ/2। बाकी ये कैसे आएगा, ये मैंने आपको फेस डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का रिलेशन निकाल के प्रीवियस वीडियो में समझाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस फिगर से भी कुछ हमारा यूज़ नहीं है, ये कट के हमारा कितना आ जाता था, n λ। ठीक है, ये हमारा पार्ट डिफरेंस आता था। तो फ्रिंज विथ का अगर आप देखेंगे, ब्राइट फ्रिंज का अगर आप देखेंगे, तो इसका पार्ट डिफरेंस भी हमारा कंस्ट्रक्टिव वाले के इक्वल हो गया। डिट्टो सेम चलेगा, जो कंस्ट्रक्टिव का होता है ना, डिट्टो चीज़ें सेम वही चलेंगी ब्राइट फ्रिंज में भी। सिर्फ कुछ नई चीज़ें जो हमारी निकल कर आती हैं वो ही सिर्फ इसमें अलग होती हैं। अब वो नई चीज़ें क्या हैं, देखिए, अगर आप सिंस आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, सपोज आपसे पूछा गया है ये XN बताइए कितना है, XN को हम क्या बोलते हैं, XN होता है हमारा द डिस्टेंस ऑफ nth आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है, जो भी दिया होगा आपको n की जगह वो पुट करना है, nth डैश फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ये आपको निकालना है, इसको डिनोट करते हैं हम XN से। तो देखिए गाइज, इसको निकालने के लिए, समझने के लिए आपको अच्छा खासा इसमें समझना पड़ेगा। लाइक हम 1 बाय 1 ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, उसके बाद फिर उनमें जो, लाइक अगर हमने ये वाला कंसीडर किया S1LP,
S1 to L to P, लेट मी चेंज द पेन, S1 to L to P। अगर सपोज हमने ये वाला ट्राइंगल चूज़ किया तो इसमें हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के एक वैल्यू निकालते हैं, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस तरह से हम एक लंबा चौड़ा प्रोसेस करते हैं। बट सिंस अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, डेरिवेशन का हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ फॉर्मूला बता देती हूँ। ये होता है ND λ/d। बाकी अगर आप में से कोई चाहता है कि इसको प्रॉपर डेरिवेशन ही चाहिए भैया तो प्लीज़ बता देना, मैं एक क्लास लेके उसमें डेरिवेशन भी बता दूंगी आपको। रिक्वायर्ड नहीं है फालतू का, कॉपी में भी पेज हिलता है, ये इसको याद रखना। बस याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपली याद हो जाएगा। देखिए हमें पता है, हम हमेशा निकालते हैं इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो हमारा लैम्डा तो ऊपर ही आएगा, n लैम्डा बेसिकली आ गया हमारा, क्योंकि हमारा पार्ट डिफरेंस के साथ हमारा यूज़ होगा। पार्ट डिफरेंस हमारा ये है, ये हमारा यूज़ होना ही होता है। साथ में हमारा ये वाला जो एक्स्ट्रा लाइन है, इसके लिए हमारा ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये डिस्टेंस d अपॉन में स्लिट्स के बीच का जो डिफरेंस था डिवाइड बाई d। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर क्या रखें नीचे क्या रखें, ठीक है। ये चीज़ में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद करके रखना। ऐसे आप याद रख सकते हो कि स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिफरेंस है उसमें हमारा सारा ये हमने सारे जो भी ये ट्राइंगल बनाया है, ये जितनी भी अपनी कहानी करी है, ये हमने स्लिट और स्क्रीन के बीच में करी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमने जो चीज़ करी है इतनी सारी, तो इसीलिए भाई थोड़ी इसको वैल्यू ज़्यादा देनी चाहिए। इसको ज़्यादा वैल्यू देंगे तो इसको हम ऊपर बिठा देते हैं, तो इसको ऊपर बिठा दिया और जो बचा वो नीचे आ गया। इस तरह से आप एक याद रखने के लिए रख सकते हैं इस चीज़ को याद, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि डी स्मॉल डी ऊपर कि कैपिटल डी ऊपर। आप स्मॉल डी कैपिटल डी भूल जाइए, आप ये याद रखिए स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है जिसमें हमने सारी कहानी करी है वो हम ऊपर रखेंगे। भाई इतनी उससे मेहनत करवाइए तो उसको थोड़ी, इतना उसका स्पेस हमने यूज़ करा है तो उसको थोड़ी ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए ना, उसको ऊपर रख देते हैं। बाकी ये तो हमारे साइड में है अलग रखे हुए, तो उनको नीचे रख देते हैं। तो ये हो गया आपका ये। अच्छा, अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखना भूल गई, सॉरी गाइस। यहाँ पे मैंने सोचा था आपसे एक वो दूँ ब्राइट फ्रिंज। देखिए क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे आपसे क्या है, डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इस सेंट्रल वाली फ्रिंज हमेशा आपकी ब्राइट होती है, आपको पता है। यहाँ से आपको इस एक्स एन डिस्टेंस पे जो ब्राइट फ्रिंज है उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए गाइस, ये जो यहाँ पर आपने ये फ्रिंज निकाली ना, ये आपकी डार्क भी हो सकती है और आपकी ये ब्राइट भी हो सकती है, ये इक्वल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन सिंस अगर आपसे बोल दिया कि सेकंड ब्राइट थर्ड ब्राइट, तो हमारा फर्स्ट ब्राइट मान लीजिए यहाँ है, सेकंड ब्राइट यहाँ, थर्ड ब्राइट यहाँ, फोर्थ ब्राइट यहाँ, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको ब्राइट फ्रिंज दिया है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। सिमिलरली अगर आपको डार्क फ्रिंज दिया होता तो आपका फॉर्मूला बदल जाता। क्या बदल जाता, कैसे बदल जाता, वो अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप ब्राइट फ्रिंज में ये 2-3 फॉर्मूला याद रख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो यही है जिस पे क्वेश्चन आता है आपका, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है फॉर द ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज के कॉन्सेप्ट में। या हो सकता है अगर आपको क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस दे दे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी लैम्डा बाई डी। कुछ नहीं, बस मैंने एन लैम्डा की जगह ये पाथ डिफरेंस पुट कर दिया, क्योंकि एन लैम्डा हमारा ये होता है ना। ये पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि हमारे ब्राइट फ्रिंज में जितने भी फॉर्मूलाज आते हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले ही आते हैं, सेम डिट्टो वही रहते हैं। सिर्फ एक ये चीज़ नहीं आती है, डिस्टेंस बिटवीन द nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो वो आपका ये होता है उसका फॉर्मूला, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसके साथ ही यहाँ पर डार्क का भी लिखवा देती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि हमारा फिगर हमें ये यूज़ करना है। अब अगर हम बात करते हैं डार्क फ्रिंज की, तो डार्क फ्रिंज हमारी बेसिकली किससे बनी होती है बताइए। मैंने भी आपको बताया था डार्क फ्रिंज बनती है डिस्ट्रक्टिव से, ठीक। डी से आप याद रख सकते हैं, डी मतलब डार्क डिस्ट्रक्टिव। डार्क फ्रिंज हमारी कब बनी होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की वजह से ये हमारी बनती है। और ये मैंने आपको क्या बताया था, इसका जो फेस डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ, ठीक। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है वो। तो इसको हम लिख देते हैं फेस डिफरेंस को सबसे पहले, तो फाई इक्वल्स टू 2n-1 होता था डिस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला इनटू पाई। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल लिखवाए थे, ओके, ये आ गया। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट
क्या है पार्ट। गाइज अगर कल की क्लास नहीं देखी थी ना तो प्लीज़ उसको देख के आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं समझ में आएगा। पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस हमारा क्या है, अगेन ये है, ठीक है। ये इसको हम क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2n-1 डिवाइडेड बाई लैम्डा बाई 2। क्यों आई, कैसे आई, ये मैंने आपको कल ड्राइव करवाया है पूरा। बाकी हमें पता है हमारा पार्ट डिफरेंस क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में मतलब ब्राइट में क्या था, इवन मल्टीपल, डार्क में या डिस्ट्रक्टिव में हमारा क्या है, ऑड मल्टीपल। ये दो फॉर्मूलाज मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, सेम वही है, कुछ नया नहीं बदला इसमें। अब सपोज आपसे पूछा जाता है द डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल वाली जो बीच वाली है वो हमेशा ब्राइट ही होती है, ठीक है, फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स एन। अच्छा डोंट गेट कंफ्यूज कि एक्स एन तो मैम वहाँ पे भी था, चलिए मैं इसको ना एम कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। जब हम डार्क का केस ले रहे हैं ना तब हम यहाँ पर एक्स एम कर देते हैं, ठीक है, ये एम हो जाएगा आपका, डार्क में एम कर देती हूँ मैं, ठीक है, एन की बजाय, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो कि अदरवाइज फिर एक्स एन आपको लगेगा मैडम वहाँ पे भी एक्स एन ही था, ठीक है। सिर्फ एन की जगह मैंने एम कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि एन हमने यूज़ कर लिया था ब्राइट के केस में, तो हमने एम यूज़ कर रहे हैं डार्क के केस में। फॉर्मूला इसका कुछ नहीं बदलेगा। देखिए उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था एन डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। वहाँ पर क्या हो रहा था, ये वाला फॉर्मूला जो आया था आपका वो कैसे आया था, आपका आया था डी बाई डी इंटू पाथ डिफरेंस, ये चीज़ थी साथ में, ठीक है। तो सिमिलरली अब भी वही होता है, डी बाई डी इंटू का पाथ डिफरेंस आप करेंगे तो पाथ डिफरेंस आपका क्या है, ये है, तो आप सीधा इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका इसका फॉर्मूला। थोड़ा इजी वे में लिखने के लिए मैं यहाँ लिखती हूँ तो ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए उसमें था n, इसमें हमारा डार्क है, डार्क होता है हमारा ऑड, तो ऑड के लिए हम क्या लिखते हैं 2n-1 इंटू आपका लैम्डा था, लैम्डा सिर्फ नहीं था, लैम्डा बाई 2 होता है वहाँ पे, तो हमारा जो नीचे का 2 होता है वो कंज्यूम हो जाता है, कहाँ कंज्यूम होता है मैंने कल के लेक्चर में बताया है, तो हम लैम्डा बाई 2 को नीचे लिख देंगे। साथ में हमने भैया इतना यहाँ पर कुचुल मुचुल मचाया है, इतनी हम मेहनत करी है, तो इसको थोड़ा सा वैल्यू देना पड़ेगा ना, तो जिसको हमें वैल्यू देना है उसको हम लिख देंगे ऊपर, और जिसको हमें कम वैल्यू देना है उसको हमने लिख दिया नीचे, ठीक है। तो ये आ गया आपका डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ mth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल डार्क फ्रिंज। इसकी जगह वो ऐसे भी दे सकता था एक्स एम इक्वल्स टू पार्ट डिफरेंस डी बाई डी, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ये वाला डार्क फ्रिंज वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिमिलरली ब्राइट वाला भी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा वैसे 1 घंटा हो गया, चलिए इसके बाद हमारा 2-3 चीज़ें और रह जाएंगे, लाइक फ्रिंज विद एंड एंगुलर फ्रिंज विद, ठीक है। तो वो मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगी, क्योंकि 1 मिनट की चीज़ नहीं है, फॉर्मूला तो 1 मिनट का है लेकिन थोड़ा लिखना भी पड़ता है साथ में। फिर कुछ 2-4 क्वेश्चंस ले लेंगे हम इसके, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द इंटरफेरेंस थ्रू द थिन फिल्म्स और द फ्रॉम द थिन ग्लास, ठीक है। उसमें से भी क्वेश्चन आता है आपका थिकनेस ऑफ ग्लास वगैरह पूछ लेता है, इजी है, उसमें भी 2-3 फॉर्मूलाज ही हैं, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड देन अकॉर्डिंगली आपका फ्रेसनेल एंड फॉर्नर डिफ्रेक्शन वगैरह में से भी कुछ 1-2 क्वेश्चन आए हैं पहले, तो उनके भी हम कुछ फॉर्मूलाज हैं वो देख लेंगे, सिर्फ ज़्यादा डीप एंड डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड नहीं है हम उसको नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो फॉर्मूलाज हैं इनको आप प्लीज़ देख लीजिए, अच्छे से याद रखना। बाकी जो फॉर्मूलाज मैंने आपको जो भी आज फॉर्मूलाज और चीज़ें पढ़ाई हैं ना, इनको मैं कंक्लूड करूँगी, ये डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं इनको मैं कंक्लूड कल करूँगी, जब मैं आपको बाकी के 2-3 जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी पढ़ा दूँगी, तो ठीक है। तो गाइस आई होप ये आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा सब। अब मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देती हूँ, एक सेकंड गाइस। अच्छा अभी जाइएगा मत, ठीक है, कभी पता चला अच्छा क्लास खत्म भागो जल्दी, वो नहीं करना है। तो आपको पता है मैं वैसे भी कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करती नहीं हूँ, सिंपल सा है करना। बस एक बात सुनकर जाइए, इंपॉर्टेंट है यार, आप लोगों के लिए ही है, मेरा तो कुछ है नहीं इसमें, मेरा अपना स्वार्थ कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए करवा कह रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। 25 फरवरी को 11 बजे सुबह AM आप लोगों को ट्वीट करना है #मोदी रोज़गार 2, ठीक है।
इसको प्लीज़ ट्वीट कीजिए फॉर योर सेक। मेरा इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है, आपका ही बेनिफिट है। वैकेंसीज निकलेंगी, आप ही लोग भर पाएंगे, आप ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। तो प्लीज़ डू इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट मी एंड द वीडियो हियर।